नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। आज हम कार्ल मार्क्स के आर्थिक वृद्धि मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, द मार्क्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यह टॉपिक MA 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के यूनिट 2 का टॉपिक है और साथ ही यह BA 3rd के फर्स्ट पेपर का भी टॉपिक है। तो आज हम इस मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल के बारे में जानने से पहले हम यह जान लें कि कार्ल मार्क्स इतिहास के उन गिने चुने यशस्वी व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों से करोड़ों व्यक्तियों को वशीभूत कर लिया था। उन्हें पैगंबर मार्क्स बताया गया और संसार भर में उनके अनुयायी हैं। उन्हें ईसा मसीह तथा हजरत मोहम्मद के साथ स्थान मिलता है। शुम्पीटर के शब्दों में मार्क्सवाद एक धर्म है। समाजवादी देशों में उनकी आलोचना करना एक गलती ही नहीं बल्कि पाप माना जाता है और यह कहा जा सकता है कि रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों की नीतियों के निर्माण में इनका गंभीर प्रभाव पड़ा है। मार्क्स ने पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की थी और इसी भविष्यवाणी के आधार पर साम्यवाद ने अपने भवन का निर्माण किया है। तो आइए अब हम कार्ल मार्क्स के आर्थिक वृद्धि मॉडल के बारे में चर्चा करें। कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक वृद्धि मॉडल है वह उनके प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल में प्रस्तुत किया गया। दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है और मार्क्सवादी विश्लेषण के बारे में यदि कहा जाए तो उनका विश्लेषण पूंजीवादी विकास प्रक्रिया का एक अत्यंत तीव्र एवं गंभीरतम निरीक्षण है। तो आज हम आर्थिक विकास की मार्क्सवादी प्रणाली का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने एक नवीन आर्थिक प्रणाली की स्थापना साम्यवाद के रूप में की और यह व्यवस्था योजनाबद्ध आर्थिक विकास का एक वैकल्पिक मार्ग है। कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को हम देख लेते हैं। पहला है इसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, दूसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा है पूंजी संचय का सिद्धांत, चौथा पूंजीवादी संकट अर्थात पूंजीवाद के पतन का सिद्धांत और पांचवा है आर्थिक विकास की मार्क्सवादी परिकल्पना, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। पहला सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स के अनुसार समस्त ऐतिहासिक घटनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच लगातार आर्थिक संघर्ष का परिणाम होती हैं। मार्क्स ने बताया कि समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यह आर्थिक संघर्ष निरंतर जो चलता रहता है उसका कारण मार्क्स के अनुसार उत्पादन की विधि तथा उत्पादन संबंधों में विरोध के पाए जाने के कारण होता है। उत्पादन की विधि से तात्पर्य है उत्पादन का विशिष्ट प्रबंध और उत्पादन संबंधों का तात्पर्य है समाज का वर्ग ढांचा। मार्क्स ने बताया कि उत्पादन की विधि और उत्पादन संबंधों में विरोध पाए जाने के कारण उनमें टकराव उत्पन्न होता है और यह टकराव अंत में सामाजिक क्रांति को जन्म देता है। इस सामाजिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में उत्पादन के नए और उच्चतर संबंधों का सूत्रपात होता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के नए और उच्चतर संबंध तब तक प्रकट नहीं होते जब तक उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक दशाएं पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नहीं हो जाती। तो इस प्रकार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का कारण उत्पादन एवं विनिमय की रीतियों में निहित होता है। इस प्रकार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में मार्क्स के अनुसार इतिहास की समस्त घटनाओं के पीछे आर्थिक कारण जिम्मेदार होते हैं। यही मार्क्स के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। दूसरा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के विकास विश्लेषण का आधार है। उन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के संचय का ही परिणाम होता है। अतिरिक्त मूल्य कैसे उत्पन्न होता है इसकी चर्चा करते हुए मार्क्स ने बताया कि श्रमिक के द्वारा जो उत्पादित मूल्य होता है और श्रमिक को जो मजदूरी दी जाती है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति श्रमिक को जीवन निर्वाह के बराबर ही मजदूरी देता है और जबकि वह श्रमिक के द्वारा अधिक मूल्य का उत्पादन करवाता है। तो इस प्रकार
इन दोनों का जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति का उद्देश्य इसी अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करना होता है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूंजीपति के लाभों में वृद्धि होती है और पूंजी संचय में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य इस अतिरिक्त मूल्य को अधिकतम करना या बढ़ाना होता है। तीसरा सिद्धांत पूंजी संचय का सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करता है, इसके लिए वह अतिरिक्त श्रम में वृद्धि करता है, इससे उसके लाभों में और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। इसके लिए मार्क्स ने 3 उपाय बताए हैं। पहला है श्रम के कार्यकारी घंटों में वृद्धि, दूसरा है श्रम की निर्वाह मजदूरी में कमी और तीसरा है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। मार्क्स के अनुसार प्रथम 2 उपायों की सीमा है, इसलिए उनको वो सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकता है, जबकि तीसरा जो उपाय है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि का, उसका प्रयोग वह उत्पादन को बढ़ाने के लिए करता है और इसके लिए वह प्रौद्योगिकी बदलाव लाता है। इसके लिए मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग पूंजीपति के द्वारा किया जाता है। इससे पूंजीपति को कुल उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादन लागत को घटाने में सहायता मिलती है। जब पूंजीपति पूंजीगत लाभों में वृद्धि करता है और पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता है, तो उस पूंजी स्टॉक का वह पुनः निवेश करता है। इससे पूंजी संचय में वृद्धि होती है और भारी उद्यमों में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगता है। इस पूंजी के केंद्रीकरण के कारण पूंजीपतियों के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति के कुछ आदर्श बताए गए हैं, जिन्हें हम मार्क्स के शब्दों में इस प्रकार हम बता सकते हैं। accumulate that is Moses and the prophets, और save that is reconvert the greatest possible portion of surplus value or surplus product into capital। अर्थात यही पूंजीपति के आदर्श हैं कि संचय करो और उस संचय को अर्थात संचित पूंजी को या सरप्लस वैल्यू को पुनः निवेशित करो ताकि उससे पूंजी का निर्माण हो। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय संकेंद्रण को बढ़ावा मिलता है। वह मशीनों के प्रयोग में निरंतर वृद्धि करता है और श्रम के प्रयोग में कमी लाने का प्रयास करता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रम के लिए मांग में सापेक्षिक रूप से कमी आने लगती है। जब श्रम की मांग में सापेक्षिक रूप से कमी आने लगती है तो मार्क्स का यह कहना था कि इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक रक्षित सेना का निर्माण होता है। औद्योगिक रक्षित सेना अर्थात इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, इसे मार्क्स ने जनसाधारण की बढ़ती विपत्ति का नाम दिया, अर्थात इसे उन्होंने पूंजी संचय का निरपेक्ष सामान्य नियम बताया। मार्क्स के अनुसार जब पूंजीपति अपने लाभों को बढ़ाने के प्रयास में मशीनों को बढ़ाता है, मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करता है और श्रम को कम मात्रा में प्रयोग में लाता है, अर्थात श्रम की मांग में कमी कर देता है, तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक रक्षित सेना का निर्माण होता है। इसे रेखा चित्र की सहायता से हम बता सकते हैं। OX अक्ष पर श्रम की मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर मजदूरी की दर को दर्शाया गया है। चित्र में D श्रम का मांग वक्र है और S श्रम का पूर्ति वक्र है। OW मजदूरी की दर पर औद्योगिक रक्षित सेना में RA बराबर LL1 के बराबर वृद्धि होती है, क्योंकि श्रम की पूर्ति श्रम की मात्रा से या श्रम की मांग से अधिक है। जब पूंजीपति श्रम बचतकारी मशीनें लगाना शुरू कर देते हैं तब औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती है। इससे पूंजीपति मजदूरी की दर को OW से घटाकर OM पर ले आते हैं। यह OM मजदूरी की दर न्यूनतम निर्वाह स्तर की मजदूरी है, जिससे उन्हें ज्यादा अतिरिक्त मूल्य मिल सके। तो इस प्रकार RA पूर्ति का आधिक्य है, जिसे मार्क्स ने औद्योगिक रक्षित सेना का निर्माण किया है। श्रम की मांग में
कमी का पूंजीपति का उद्देश्य अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाना होता है। इसके लिए वह श्रम बचतकारी मशीनों का प्रयोग करता है। इसके साथ ही मार्क्स ने लाभ की उत्पत्ति तथा मजदूरी एवं लाभ के संबंध का भी विश्लेषण किया है। इसके माध्यम से मार्क्स ने पूंजी की संगठित संरचना और लाभ की घटती दर की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है। मार्क्स के अनुसार वस्तु का कुल मूल्य 3 चीजों को मिलाकर तय होता है: स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरिक्त मूल्य। स्थिर पूंजी सी का तात्पर्य है मशीनें, परिवर्तनशील पूंजी वी का मतलब है श्रम और अतिरिक्त मूल्य एस का मतलब है पूंजीपति का लाभ। मार्क्स ने पूंजी की संगठित संरचना के माध्यम से लाभ की घटती दर का विश्लेषण किया है। यहाँ हम पूंजी की संगठित संरचना को समझ लें। पूंजी की संगठित संरचना का मतलब है स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी का अनुपात, अर्थात मशीनों और श्रमिकों की मात्रा का अनुपात। दूसरी उन्होंने बताया है अतिरिक्त मूल्य की दर, जिसे उन्होंने शोषण की दर का नाम दिया है, जो कि अतिरिक्त मूल्य का मजदूरी के साथ या परिवर्तनशील पूंजी के साथ अनुपात होता है। लाभ की दर की चर्चा भी मार्क्स ने की है अपने मॉडल में। लाभ की दर आर का निर्धारण S/C+V से होता है, जिसे हम S/V/C/V+1 के रूप में बता सकते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजी की संगठित संरचना और लाभ की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब पूंजी की संगठित संरचना बढ़ती है तो लाभ की दर गिरने लगती है। इसके साथ ही मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य की दर और लाभ की दर में सीधे संबंध की भी व्याख्या की है। लाभों की घटती दर को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में पूंजी की मात्रा को OX अक्ष पर तथा कुल उत्पादन को OY अक्ष पर दर्शाया गया है। OP कुल उत्पादन का वक्र है। कुल उत्पादन वक्र OP की ढाल O से A बिंदु तक हम देख रहे हैं कि अत्यधिक तीव्र है, जो कि उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि को बताता है, जबकि A से B बिंदु तक वक्र की ढाल कम है, जो उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को बताता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल मजदूरी OT के समान स्थिर है और इसी कारण TW रेखा क्षैतिज अक्ष के समानांतर खींची गई है, जो बताती है कि पूंजी अर्थात मशीनों की बढ़ती मात्रा के साथ श्रम की मात्रा स्थिर है। बिंदु T से हम देखें तो एक रेखा T1 पर खींची गई है, जो कुल उत्पादन वक्र OP को बिंदु A पर स्पर्श करती है। बिंदु A से एक लंब AK1 खींचा गया है, जो TW को S1 बिंदु पर काटता है। इसी तरह बिंदु T से एक अन्य रेखा T2 खींची गई है, जो OP वक्र के B बिंदु को नीचे से काटती है। B बिंदु से यदि एक लंब डाला जाए BK2, जो कि TW को S2 बिंदु पर काटता है। अब हम देखेंगे कि जब पूंजी की मात्रा OK1 को मशीनों पर लगाया जाता है तो कुल उत्पादन AK1 होता है तथा कुल लाभ AS1 के बराबर है, जिससे लाभ की दर tan α1 बराबर R1 अर्थात AS1 बटे TS1 के बराबर है। जब पूंजी की मात्रा को OK2 तक बढ़ाया जाता है तो हम देखते हैं कि श्रम की मात्रा स्थिर ही रहती है। तब कुल उत्पादन BK2 के बराबर होता है तथा लाभ BS2 है और लाभ की दर गिरकर tan α2 बराबर R2 हो जाती है, अर्थात BS2 बटे TS2 के बराबर हो जाती है। ऐसा होने का कारण यह है कि पूंजीपति केवल मशीनों की मात्रा को ही बढ़ाता है, जबकि लाभ की मात्रा को वह नहीं बढ़ाता, जबकि श्रम की मात्रा को वह नहीं बढ़ाता। इसका परिणाम यह होता है कि लाभ की दर गिरने लगती है। तो इस प्रकार पूंजीपति के द्वारा मशीनों की मात्रा को OK1 से बढ़ाकर OK2 करने के बाद भी श्रम की मात्रा को स्थिर रखने के कारण मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की
दरों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। यही लाभ की घटती दर का निरूपण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मजदूरी स्थिर रहती है या श्रम की मांग स्थिर रहती है, जबकि मशीनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसका परिणाम लाभ की गिरती हुई दर के रूप में होता है। चौथा सिद्धांत है मार्क्स का पूंजीवादी संकट का सिद्धांत या पूंजीवाद का पतन। मार्क्स ने यह बताया कि जैसे जैसे तकनीकी प्रगति सजीव श्रम लेबर के स्थान पर मृत श्रम अथवा मशीनों अथवा पूंजी यानी कैपिटल को स्थानापन्न करती जाएगी, वैसे वैसे अतिरिक्त मूल्य की दी हुई दर से प्रदान किए गए लाभों की दर भी घटती जाएगी और इस प्रकार से लाभों की दर का गिरना पूंजीवाद के पतन का द्योतक होता है। इस प्रकार मार्क्स ने पूंजीवादी संकट के कुछ कारण बताए हैं जो कि पूंजीवाद के पतन के कारण भी हैं। इनमें पहला कारण है औद्योगिक रक्षित सेना का निर्माण, अर्थात जो छोटे छोटे पूंजीपति होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते और श्रमिक वर्ग मिलकर औद्योगिक रक्षित सेना का निर्माण करते हैं। श्रमिकों में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी में कटौती करते हैं, जिसका परिणाम क्रय शक्ति की कमी के रूप में हमें दिखाई देता है। ऋण की सुविधाएं समाप्त होने लगती हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्धनता, भुखमरी, शोषण और अत्याचार व्यापक रूप से व्याप्त हो जाता है और यह पूंजीवाद के शोषण और पतन की चरम सीमा है। मार्क्स ने यह बताया कि क्रय शक्ति और मांग का सृजनकर्ता श्रमिक ही होता है, किंतु पूंजीपति उपभोग पर ध्यान न देकर वस्तुओं के उत्पादन पर ही ध्यान देता है, जो कि पूंजीवाद के पतन का बहुत बड़ा कारण बनता है। पूंजीपति के अत्याचार और शोषण के विरोध में सामाजिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है और मार्क्स ने यह बताया कि इससे पूंजीवाद का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं ही खोदता है और उनका कहना था कि पूंजीवाद के गर्भ में स्वयं के विनाश के बीज निहित होते हैं, क्योंकि पूंजीपति अपने लाभ को बढ़ाने के प्रयास में मजदूरी में कटौती करता है। यह मजदूरी की कटौती उपभोग में कमी ला देती है और इसके कारण जो उत्पादन है वह बेकार हो जाता है, उसकी मांग बाजार में उत्पन्न नहीं होती और यही पूंजीवाद के संकट का कारण बनती है। इसके बाद मार्क्स ने अपने सिद्धांत में विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। मार्क्स ने विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था आदिम साम्यवाद है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। दूसरी दास समाज की व्यवस्था है, जिसमें किसान दास के रूप में कार्य करते हैं। तीसरी व्यवस्था सामंतवादी समाज की व्यवस्था है, जिसमें बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करते हैं। ये तीनों अवस्थाएं मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के पूर्व की अवस्थाएं हैं। इसके बाद पूंजीवाद का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें समाज में 2 वर्ग हो जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। जब पूंजीपतियों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो वह उत्पादन के साधनों का विस्तार करते हैं और अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए साम्राज्यवाद को जन्म देते हैं। इसके बाद पूंजीवाद का पतन होने लगता है और पूंजीवाद के पश्चात समाजवाद और साम्यवाद जैसी नई आर्थिक व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, जिसमें सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में अर्थव्यवस्था नियोजित तरीके से विकास करती है। तो इस प्रकार विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण मार्क्स के द्वारा किया गया। मार्क्स के विकास मॉडल का गणितीय विश्लेषण बेंजामिन हिगिंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ समीकरणों के माध्यम से मार्क्स के मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। पहला समीकरण उत्पादन फलन का है। O इज द फंक्शन ऑफ LK QT, अर्थात कुल उत्पादन श्रम, भूमि, पूंजी और तकनीकी ज्ञान का परिणाम होता है। इसके अंतर्गत मार्क्स ने यह बताया कि श्रम ही उत्पत्ति का सर्वोपरि और महत्वपूर्ण साधन होता है और समस्त आर्थिक उत्पादन का आधार होता है। यांत्रिक प्रगति विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है। विनियोजन पूंजी से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर पर निर्भर करता है।
जिसका प्रभाव लाभ और अतिरिक्त मूल्य पर पड़ता है। लाभ की दर का सूत्र R/W प्लस Q डैश के रूप में बताया गया है। Q डैश का मतलब है पूंजीगत वस्तुएं। मजदूरी विनियोग पर निर्भर करती है। रोजगार की मात्रा विनियोग और पूंजी के अनुपात पर निर्भर करती है। उपभोग कुल मजदूरी बिल पर निर्भर करता है और लाभों की मात्रा तकनीकी ज्ञान और उपभोग के स्तर पर निर्भर करती है। लाभों की मात्रा को निर्धारित करने वाला यह वास्तविक समीकरण है। इसके अलावा मार्क्स के मॉडल की 3 सर्वसमताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहली सर्वसमता है O=R+W, अर्थात कुल उत्पादन लाभों और मजदूरियों का योग होता है। इसे हम दूसरी सर्वसमता के रूप में इस प्रकार बता सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और कुल विनियोग का योग होती है। तीसरी सर्वसमता है Q=UQ। Q डैश का मतलब है पूंजीगत लागतें, Q का मतलब है पूंजीगत स्टॉक, U का मतलब है पूंजी की उपभोग लागत यूजर कॉस्ट, अर्थात चालू पूंजीगत लागतों का पूंजीगत स्टॉक के साथ स्थिर संबंध या अनुपात की यह व्याख्या करता है। तो इस प्रकार मार्क्स के मॉडल का गणितीय विश्लेषण बेंजामिन हिगिंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार सर्व रूप में हमने यह मॉडल देखा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि मार्क्स ने किस प्रकार पूंजीवाद के पतन और नवीन आर्थिक व्यवस्था के प्रादुर्भाव संबंधी अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।